भी हमने बहुत सारे सवाल अपने मन में रखे हुए हैं जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। और पहला सवाल तो सबसे पहले ब्लैक होल के ऊपर ही है कि आपने ब्लैक होल शब्द क्यों रखा है इस किताब के नाम में। दरअसल मैंने इस किताब में जिस समस्या को उठाया है, इस किताब में मैंने जिस समस्या को उठाया है वो स्त्री जिसको मात्र भोग की वस्तु मांगते हुए उसका दैहिक शोषण किया गया और देह व्यापार के रूप में उसको त्रासदी दी गई। और ये थ्रू आउट द एजेस हुआ है। डेट हमारे प्राचीनतम काल से पहले की अगर कोई मिथ का इतिहास बनता है तो वहाँ से लेकर के और थ्रू आउट एजेस और वर्तमान अद्यतन तक। इसलिए वो स्थिति जो इसमें है वो एक तरह से ब्लैक होल में ही उस त्रासदी को भुगतती रही और उसके लिए ये दुनिया ब्लैक होल से कम नहीं है। उसकी ज़िंदगी में कभी उजास आया ही नहीं और उस समस्या को लेकर के फिर उससे निजात कैसे दिलाई जा सकती है, इस जो विषय है इसको मैंने इसमें शामिल किया है। इसलिए ब्लैक होल में स्त्री टाइटल मुझे भी अच्छा लगा और जो प्रकाशन संस्थान है राजपाल सन्स खास करके मीरा जी उनको भी ये सहमति हुई और फिर ये टाइटल रख दिया है। आपने ऐसा बताया कि ये जो मुख्य पात्र है इसमें उमा निशा का पात्र वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। उनका जी एक ऐसी घटना आपके कार्यकाल की आपके पुलिस अधिकारी होने के समय की घटना है, तो उस घटना के बारे में आप थोड़ा बताएंगे। दरअसल मैं 1982-83 में धौलपुर जो राजस्थान के पूर्वी इलाके में पड़ता है और जिसको चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जो दस्यु समस्या को लेकर के भी और देही व्यापार की समस्या को लेकर के भी काफ़ी बदनाम रहा है। और आपको ध्यान में हो तो असली सरीन एक पत्रकार थे, हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने 1981 और 82 में 2 स्टोरी कवर की थी फ्रंट पेज की। और उसके बाद में पूरे देश ही नहीं पाकिस्तान के डान अखबार है उसने भी उसको बहुत प्रमुखता से छापा था। और वो एक कमला नाम की एक महिला को 2000 रुपये में परचेज करके ले गया था और यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में उसकी बाकायदा नुमाइश की थी। कैसे नुमाइश कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जा कर के उस कमला पे फिल्म भी बनी, उस अखबार और उस पत्रकार को ख्याति भी मिली, देश दुनिया में चर्चा का विषय भी बना और उसकी फिल्म भी बनी। लेकिन उसके बाद पता नहीं लगा उस कमला का क्या हुआ। फिल्म में बताया गया कि उसके जो असल पहले जिन्होंने खरीदा था उसको कैद में रखा था, उसे दहेज व्यापार करवाया था, उन के कब्जे में चली गई। कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, बट ये सबसे बड़ी त्रासदी थी। उसके 1.5 साल बाद मैं धौलपुर में डिप्टी एसपी के रूप में पदस्थापित हुआ और तब जिन डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस DIG क्राइम ब्रांच किशन लाल जी ने उसको इंक्वायरी की थी, हाई लेवल इंक्वायरी बैठी थी उस पर, और वो उनकी इंक्वायरी में भी मैं शामिल रहा था। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तब एक दिन मुझे खबर मिली कि स्वेंट्स विलेज जो इसमें होप पूरा बताया है उसका असल नाम कुछ और है, उस गांव में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ट्रेडिशनली ये दहेज व्यापार का धंधा होता रहा। वहाँ से खबर आई कि एक किशोरी को बहुत परेशान किया जा रहा है और मैं वहाँ पहुँचा तो
पता लगा कि वो बिल्कुल मई की बहुत तेज़ गर्मी में धूप में उसको रस्सियों से बांध के और कुएं में लटका रखा था और उसका सारा शरीर उसको उत्पीड़न किया गया, उसके निशानों से भरा हुआ था। और मैंने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, फिर उस चकला घर की जो मालिक थी उसको भी पकड़ा, केस भी चला, लेकिन वो लड़की इतनी अर्धविकसित अवस्था में पहुँच गई थी कि वो हमको नहीं बता पाई कि वो कहाँ की है। उसका स्मृति लोप हो गया था। और फिर हमने तो उसको जो नारी निकेतन होता है उसमें रखवा दिया था। उसके बाद में मेरा वहाँ से जो भी कार्यकाल समाप्त हुआ मैं चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे खेद इस बात का कि मुझे उसकी जानकारी नहीं है, बट वो लड़की मेरे जहन में तब से रही और फिर उसको लेकर के मैंने ये नॉवेल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस इस तरह किया। बदन मैम, आप कुछ सवाल आपके भी हो? एक आपने इसमें मेरे दो सवाल हैं। एक तो पहला ये कि एक पुलिस अधिकारी और एक साहित्यकार, आप जब घटनाओं को एक उपन्यास का रूप देते हैं तो आप किन बारीकियों का उसमें ध्यान रखते हैं? क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि आप एक अधिकारी रह चुके हैं, पुलिस अधिकारी होने के भी एक अपने एक स्ट्रक्चर होगा कि आप इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते या फिर ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन जब आप उसी घटना को अपनी उपन्यास का एक रूप दे रहे होते हैं तो आप कैसे उसमें अपने को कैसे बदलते हैं? एक अधिकारी उसमें पीछे रह जाता है, एक साहित्यकार आगे होता है, वो कैसे काम करता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है हम जैसे पुलिस पृष्ठभूमि के जो लेखक होते हैं उनसे कि पुलिस का साहित्य का तो ताल्लुक नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से, क्योंकि पुलिस को वो संवेदनहीन महकमा मानते रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली एक इंसान है, अच्छा इंसान होगा, पुलिस वाले भी अच्छा होगा, लेखक भी अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ अगर इंसान में अच्छी इंसानियत के कुछ तत्व या तंतु किसी दस्यु जैसे जिसको अपन बहुत ही खलनायक रूप में देखोगे भी होगा, तो उनमें भी ऐसे दस्यु हैं जो पूजे गए हैं, जिनकी पूजा आज भी होती है। दद्दूमान सिंह का नाम सुना है, उनके गांव में उनकी मूर्ति है जिसमें सुबह शाम आरती होती है, दिया जलाया जाता है। और ये बहुत ही कुख्यात की जगह विख्यात रॉबिन हुड की तरह वो दस्यु थे। तो पुलिस वाला भी संवेदनशील होता है और अधिक संवेदनशील होता है। मैं तो ये कहता हूँ उसका जो कर्म है वो इतना है, क्योंकि संकट में जब आदमी भयंकर विपत्ति के से घर को घेर रखा है, मान लो चोर लुटेरों ने डकैतों ने, तब किसको याद करेगा वो? या तो याद करता है वो ऊपर वाले को, भगवान को, और या याद करेगा पुलिस को। और उसे अच्छी तरह पता है कि भगवान तो कभी आएगा नहीं, पुलिस वाला जरूर आ जाएगा। और पुलिस वाला आ भी जाता है देर सवेर, और उसको निजात भी वो पुलिस वाला ही दिला जाता है। हमने तो किसी दस्यु या लुटेरे के द्वारा कुटते पिटते हुए किसी इंसान को भगवान ने बचाया हो, ऐसा उदाहरण मेरे सामने तो नहीं है, ना कहीं पड़ा है। माइथोलॉजी की बात अलग है कि किसको बचाने के लिए क्या आ गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आपके सवाल में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वो जो एक पुलिस बैकग्राउंड है उससे साहित्य में इस तरह मैं ऐसे सोचता हूँ, देखो पुलिस वाला डिसिप्लिन होता है और वो कानून का जानकार होता है, इसलिए पहली तो सावधानी वो ये रखता है कि मेरे कलम से ऐसी कोई चीज़ अभिव्यक्त नहीं हो जाए जो कानून को अन्यथा प्रभावित करे या मेरे ऊपर कोई लांछन कानूनन लगे। और दूसरा मैंने जो सावधानी रखता हुआ रखना चाहता हूँ वो सभी को रखनी चाहिए वैसे तो, बट मेरी बात कह रहा हूँ, चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। ये डिसिप्लिन में आता है, राइट? लेखक की जो अनुशासन है उसमें ये है कि आप कोई भी फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए, तो उसको मैं वेरीफाई करता हूँ। और जो मेरा पहला नॉवेल जो ढूंढी तब तीर आया,
तो उसमें एक प्रसंग मैं बता रहा हूँ आपको कि 1857 का क्रांति और गदर घटनाक्रम के बाद अंग्रेज अफसर एक डाक बंगला में जश्न मना रहे थे, शराब पी रहे थे। तो मैं उनको जो शराब पिला रहा हूँ एज लेखक, तो उनको मैंने अच्छी विस्की जिन वगैरह जो होती है ना अलग अलग वेराइटी की, उनका इंतजाम भी कर दिया, पानी वगैरह, डाक बंगला वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट, वो सब कुछ कर दिया, स्नैक्स वगैरह भी कर दिया। और फिर बाद में मैं उनको सोडा दे रहा था और सोडा के साथ आइस दे रहा था। फिर मेरे जहन में ये आइस घूमता रहा, एक सवाल उठा कि यार आइस उस जमाने में वो भी नीमच के डाक बंगला में, नीमच मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर है, तो नीमच में बर्फ कैसे पहुंचे, और बर्फ भी ये वाली बर्फ जो डाली जाती है शराब के साथ में। तो मैं 15 दिन परेशान रहा और एक रात तो मुझे सपना भी आ गया। फिर मैंने फिर इस पर शोध किया, तो सुना है कि गालिब भी शराब के साथ में इसका आइस का इस्तेमाल करते थे, बट दिल्ली तक आइस आ जाती थी और जो ग्लेशियर से पिघल करके गंगा में जो आते थे खंड, उनको सुरक्षित ले आया जाता था और बोरी के पाल या काट या लकड़ी का बुरादा या चावल का भूसी होती है उसमें इसको रखा जा सकता है। नंबर 2, उपलवृष्टि की जो हिम है, बर्फ है, उसको भी इन्हीं चीज़ों में, बोरी के पाल में, टाट में या उसका चलिता के रूप में उसको भी रखा जा सकता है। 10-12 दिन तो मेरे को ध्यान है। तीसरा ये कि हमारे राजस्थान के रेगिस्तान वाला एरिया में रेत पड़ती है तो कोरा घड़ा होता है, पका हुआ तो होगा लेकिन होगा वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ, अन्य उपयोग में अब तक नहीं आया, कच्चा कोरा घड़ा कहते हैं इसको, पका हुआ होगा, उसमें पानी डाल के रेत के घोरों में उसको अंदर गाड़ देते हैं और मुँह उसका बंद कर देते हैं, तो उसमें जो लेयर है ना वो बर्फ की आ जाती है। मेरी समस्या है कि इन तीनों तरह की बर्फ को नीमच डाक बंगला कैसे पहुँचाऊँ, और वो भी मई के महीने में, जेठ के महीने में, रात्रि दोपहरी में, तो ओला की भी कोई संभावना नहीं बनी और वो जो रेगिस्तान की बर्फ जमाते लेयर वो भी नहीं जमी। गंगा जी की जो बर्फ को यहाँ तक लाया जा सकता है, लेकिन कितने दिन सुरक्षित रखें। तो फिर किसी आप जैसे अच्छे समझदार साथी ने कहा कि क्यों इन ससुरों के पीछे पड़ा हुआ है, बिना बर्फ के दारू पिला देगा, दारू तो पिलानी है। तो चीज़ों को वेरीफाई करने का मैं एग्जाम्पल दिया है, तो वेरीफाई करना चाहिए। और जैसे ये समस्या है इसमें देह व्यापार की, देश शोषण की, तो मैंने एक माइथोलॉजी को भी डीकोड किया, रीइंटरप्रेट किया एक तरह से, इतिहास में भी गया, जैसे गणिताओं की बात आती है इसमें, देवदासियों की आती है, तवाइफों की आती है, और भी जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है उनकी भी आती है। वेरीफाइबल फैक्ट, जो भी फैक्ट आता है उसको वेरीफाई जरूर करें, ये मैं जरूर ध्यान रखता हूँ। लेखकीय कर्म में और पुलिस कर्म में मुझे कोई विरोधाभास या टकराव नजर नहीं आया। मुझे लगा दोनों में बहुत बेहतरीन सामंजस्य है, और वो जितना आपको परेशान करेगी घटनाएं, जो गलत घटनाएं हैं, तो आप उतने ही ज़्यादा संवेदनशील उसके प्रति होंगे। और अगर कोई अच्छी तरह लिखा, अच्छा लिखा जा सकता है, मैंने कैसा लिखा ये तो आप लोग पार्ट में तय करेंगे। अभी आपने एक सवाल से जुड़ा मेरे जहन में आया, अभी आपने कहा आप इसके लिए जो देह व्यापार की बात की, आपने पुराणों को, वैदिक साहित्य को, कई तरह से चीज़ों को लिया, इतिहास को, जनश्रुतियों को। क्या आपको लगता है कि उसके बिना भी बात कही जा सकती थी या वो करना ज़रूरी था? जब आप कोई विषय उठाते हैं, कोई समस्या उठाते हैं, तो उसकी तह में तो जाना होगा। और मेरा पुलिस कर्म की पृष्ठभूमि या अनुभव या मानसिकता को देखते हुए मुझे उन चीज़ों की गहराई में भी जाना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है, और गहराई में जाके तथ्यात्मक खोज भी करनी है। इसलिए मुझे माइथोलॉजी में भी जाना पड़ा, प्राचीन ग्रंथों में भी जाना पड़ा, जो परंपरा के विभिन्न पक्ष हैं इस कर्म के, उसमें जाना पड़ा। और मुझे लगा कि ये कब से ये शुरू हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पृथ्वी के करीब करीब सभी अंचलों में और सभी कालखंडों में स्त्री के साथ में
इस तरह का ये त्रासद अन्याय किया जाता रहा और इसमें भी समाज के सभी वर्ग शामिल रहे और ज़्यादातर वो रहे जो समृद्ध है, साधन संपन्न है और जिनको हम कहते हैं जो गढ़ दुर्ग या महलों वाले हैं, जो हवेली वाले हैं या जो मठों वाले हैं, देवदासियों की बात करें तो। इसलिए ये समस्या मुझे थ्रू आउट द एजेस लगी और सार्वभौमिक और सार्वकालिक लगी। इसलिए मैं इसको आधी की आधी मानवता का बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी तादाद लाखों नहीं करोड़ों में है हमारे भारत में ही, देश दुनिया की बात छोड़िए। इसी से जुड़ा अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे लगता है इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो भी आपने सही कहा कि आपने इतिहास में गए और वो सारे जड़ों से उस चीज़ को अपने परखने की कोशिश की, लेकिन कई जगह मुझे उपन्यास में ये लगा कि जहाँ पर जो मुख्य नायिका उमा या निशा जो कहे उसके मुंह से बहुत सारी वो रंभा से संवाद कर रही है। ऐसा लगा कि वहाँ पे वाचक या लेखक या जो पात्र है वो एक धरे पर आ रहे हैं, पात्र की अपनी आइडेंटिटी अलग हो रही, अलग नहीं हो पा रही, वो लेखक के साथ मिल रही है। क्योंकि वो तो जो आप करना चाह रहे थे वो तो सफल है कि आपने बताया कि आप इतिहास पुराण सबकी बात है, लेकिन शुरू में आता है कि वो रंभा से संवाद कर रही है जहाँ उसके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं उपन्यास में लेखक पात्र पर हावी हो रहा है? मुझे नहीं, आपको ऐसा लगा कि लेखक पात्र पर हावी हो रहा है? क्योंकि आपने इसी क्रम में ये बात भी कही है कि लेखक और पात्र की भूमिका को अलग करना मुश्किल हो रहा है। एक मीन्स लेखक और पात्र एक में एक हो गए हैं। जब एक में एक हो जाते हैं तो कौन किस पे भारी है, हावी है? उसका जो मानसिक, क्योंकि वो बीए की छात्रा है जैसा कि है, वो तृतीय वर्ष की परीक्षा भी दे रही है, तो उस समय एक मेरे मन में ये सवाल आया, क्या उसके मुंह से ये सारा जो भी डिस्कोर्स है वो ऐसा लगा कि वो उसके मुंह से कम उसके मुंह से आ रहा है, पर वो विचार सारा का सारा लेखक जो कहना चाह रहा था, जो इंटरप्रिटेशन देना चाह रहा था, वो उसके साथ जुड़ गई है। ऐसा है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल वो मेरी ही बात है। लेकिन मैं एक नॉवेल में, फिक्शन में मैं कैसे आऊँगा? निबंध कोई लिखूंगा तो मैं आ जाऊँगा, वहाँ तो पात्रों के माध्यम से ही होगा या कोई दृश्य चित्रण के माध्यम से होगा या मनो दशा के चित्रण के माध्यम से होगा। वहाँ तो लेखक डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कर रहा है या मनोदशा का कर रहा है। लेकिन जहाँ पे मेरे को वो बात कहनी है जो बहुत ही जो चीज़ों को जोड़ेगी, तो वो मेरी इच्छा थी कि मैं उसी के माध्यम से आए, वो आ गई। और ये मेरा कोई तो कोई प्लान भी नहीं होता है। मैं शुरू कहाँ से करना चाह रहा था, कुछ और बातें थी कई, शुरू पता नहीं कहाँ से हुआ। अंत का तो मुझे रियली मैं बता रहा हूँ, मैं कोई मेरे मुँह से बड़ी बात नहीं कहता, बट मुझे बिल्कुल पता नहीं इसका अंत क्या होगा। लेकिन अंत होना चाहिए जिज्ञासाओं से या एक रोचक अर्थ लेता हुआ या वो संप्रेषण करता हुआ। तो वैसे है ब्लैक होल में, इसलिए तो ब्लैक होल मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो जो बैक ऑफ माइंड में था ब्लैक होल डेट तक ब्लैक होल रहा। लास्ट में इवन जब इसका शीर्षक तय कर रहे थे तभी भी मैंने मीरा जी को कहा कि ब्लैक होल मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैं नहीं कह रहा इसको, बट मुझे ये हॉन्ट करता है, मुझे ही नहीं और जिन दोस्तों से मैंने बात की उनको भी लगा ये ठीक है। तो ये उस स्त्री की कहानी है जो ब्लैक होल में ही जीवन जीती रही है। और मैंने कोशिश की उस ब्लैक होल से बाहर कुछ स्त्रियाँ, कुछ पुरुष ऐसे भी है समाज में जो उसको मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए उस ब्लैक होल में लास्ट में जाके उजास की बात मैं करता हूँ। मेटाफोरिकल कैप्शन है। आप जोड़िए रामचंद्र जोशी जी जोड़िए। नहीं, ये बेसिकली मेटाफोरिकल टाइटल है। तो ब्लैक होल के अंदर मैंने जो अपनी स्त्री के जो काल्पनिक जो पक्ष रहा है उसको इसके साथ जोड़ा है। जोड़ा मतलब उसको प्रेजेंट जो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम लोग विज्ञान की दृष्टि से देखें
मैं जानबूझ के ला रहा हूँ। अगर विज्ञान के दृष्टि से देखें तो एक अंतहीन है जिसको अभी तक कोई पता नहीं लगा है। तो ठीक इसी तरह से जैसा कि आपने कहा कि ये परंपरा कब से शुरू हुई और कहाँ अंत होगी, ठीक यही ब्लैक होल की स्थिति है वैज्ञानिक क्षेत्र में। इसका अभी अंत का कोई पता नहीं, इसलिए मैंने शब्द यूज किया कि ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन टाइटल। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही इंटरप्रेट किया है। इससे मुझे और उत्साह भी है, प्रेरणा भी मिलती है। इससे उपन्यास को पढ़ते हुए मेरे मन में बार बार एक सवाल है जो अभी भी मैं